क्या हुआ था उसमें जेंडर में, तो वहाँ चूंकि कमांड अगर सारी चीजें आपकी वहीं से गवर्न होनी है। एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सारी चीजें हैं वो वेरिएबल व्यू से ही गवर्न होगा। आपने वेरिएबल व्यू में अगर SPSS को गलत कमांड दिया, हमने कहा ना कि SPSS या कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशंस है, हम बहुत पहले ही बताए थे कि नो IQ, नो ह्यूरिस्टिक्स एंड नो डिसीजन मेकिंग पावर। अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर के पास IQ तो है, इतना डिसीजन, इतने कैलकुलेशंस कर ले रहा है, इतनी सारी मेमोरी को स्टोर कर ले रहा है, फिर भी आप कह रहे नो IQ, तो वो ये है कि वो मेरे IQ से चल रहा। हमने अगर गलत कमांड दिया तो वो भी गलत दिखाएगा। तो वेरिएबल व्यू में हमने डेसिमल वाले कॉलम में वहाँ पे 0 दिया था और बाकी में हमने 2 दिया था, क्योंकि विड्थ हमें 8 रखना है, 8 से ज़्यादा नहीं। ये मैं पता है कि आपका जो डिजिट है इतने विड्थ का होना चाहिए और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही कंप्यूटर लेगा, SPSS उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। इसीलिए जब हम भरते हैं तो डेसिमल में 2 दे देते हैं कि उसके बियॉन्ड, इसीलिए सारा डेटा आप देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। बट जेंडर में वो चीज़ें नहीं की गई थी, जो आज करते ही वो आ गया। हालांकि वैसे भी वो 2 ही माना जाता और ऐसे भी 2 ही है। और दूसरा, और किसी कोई कंफ्यूजन था? कल की लेक्चर की मैं बात कर रही हूँ, तो आगे बढ़ूँ मैं। आप लोग जो कह रहे हैं कि मैम आप एक सर्वे करके दिखाइए एक डेटा, है ना, तो मैंने इसकी भी कोशिश की कि कुछ इन्वेंट्रीज मेरे पास फील्ड पड़ी हुई थी। अगर मैं अपने डेटा का 10 भी इन्वेंट्री उठा ले आऊँ, या आप लोगों के पास भी होगा, तो 10, जैसे कि जो मेरे पास डेटा है सारी वेरिएबल का, जो हमने डेटा कलेक्शन किया है, मैं अपनी साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ, आप सोशियोलॉजी वाले हैं तो उसका भी ला सकते हैं, या आपने कभी प्रोजेक्ट किया हो, PG में तो प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, है ना, जो लोग पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें से कितने लोग पढ़ा रहे हैं अभी कहीं किसी कॉलेज में? हाथ उठाएं। PG जिसके यहाँ होगा, PG नहीं है तो जो PG वाले हैं, AMD में तो PG है ना, प्रोजेक्ट करा रहे होंगे, तो जो लोग प्रोजेक्ट करा रहे हैं वो लोग चाहें तो अपने डेटा ले आ सकते हैं। मैं अपना भी, मैंने सोचा कि 10 इन्वेंट्री ले जाऊँ जिसमें डेटा कलेक्शन किया जाए और उस इन्वेंट्री से सारे डेटा को फीड करूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही ईजी है SPSS, इसके जितना ईजी कुछ नहीं है। जब मैं PhD में नहीं जानती तो मुझे बहुत टफ लगता था। आपको जिस दिन वो इन्वेंट्री से सारे डेटा को फिल करके और इसकी क्लीनिंग, सॉर्टिंग, जो भी डेटा का होता है, आपने सब कुछ नॉर्मलिटी चेक कर लिया, ठीक है, मिसिंग वैल्यू चेक कर लिया, हाँ, डेटा में कोई अदर फॉल्ट्स तो नहीं है, सारे कमांड आपने सही दिया, इस तरह का आपने सारी अपने डेटा को क्लीन कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एनालिसिस में कुछ नहीं है, जो भी टाइम लग रहा है वो आपके डेटा में लग रहा है। और आजकल तो डेटा कलेक्शन इतना इजी हो गया है गूगल फॉर्म के थ्रू, है ना, वो कहाँ आ गया, इंपोर्ट होकर आपके एक्सेल सीट पे, और एक्सेल से आपने SPSS पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक। तो डेटा जो मैनुअली हम यहाँ फीड करते हैं, जैसे कि आप डेटा व्यू में देखेंगे कि यहाँ पे हमने मैनुअली फीड किया हुआ था कभी, ठीक, बट अब मैनुअली फीड करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम आपका पार्टिसिपेंट ही कर देंगे। आप अगर गूगल फॉर्म से फिट करा रहे हैं, बट हमें नहीं लगता हर कोई गूगल फॉर्म से करा रहा होगा, क्योंकि PhD में जब आप डेटा करते हैं तो आपको पार्टिसिपेंट के थ्रू जाकर उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ कन्वर्सेशन या एक रैपो स्टैब्लिश करके ही, खासकर साइकोलॉजी में इसकी बहुत वैल्यू है ना, तभी आप उनको सारी चीज़ें क्लियर करके, उनको मोटिवेट करके, इवन ये भी कहा कि आरामदायक सीट पर बैठाया, है ना, सीट भी उसकी आरामदायक होनी चाहिए, ऐसे कोई सीट नहीं दे दिया, और आप उनको विश्वास में लीजिए और आप ये भी क्लियर करिए कि ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपके रिजल्ट किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, और इसका मेन पर्पज जो है जस्ट साइकोलॉजिकल एक टेस्टिंग है, जिससे हम ये जानना चाहते, ताकि वो विश्वास में आए और रियल डेटा दें। आपने ऐसे अगर गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा लेना शुरू कर दीजिए तो मैक्सिमम को लगे पता नहीं क्या हमारे बारे में जान जाएंगे, कुछ को लगा कि ये ऐसे ही होता रहता, अक्सर लॉकडाउन के टाइम आता रहा और हम भरते रहे, ये भी उसी टाइप का होगा, तो आपका फेक डेटा होगा। हालांकि वो चीज़ें आपके लिए रिलायबल, थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी जब आप डेटा, बातें नहीं, जब आप डेटा इंपोर्ट करेंगे तब तो आपको ये फिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हो गई, अब बेसिक पे नहीं जाना, अब एनालिसिस पे मुझे जाना चाहिए। आपको रेडी है एनालिसिस सीखने के लिए? कि अभी भी लग रहा है कि मैम PhD में तो गए नहीं, डेटा भी नहीं है, आप ये क्यों बता रही है, रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे। अगर ऐसा है तो मैं भी सोच रही थी कि एनालिसिस क्या बताना चाहिए,
तो आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट का डेटा ले आएंगे या 10 इन्वेंट्री भी ले आइए तो मैं करके दिखा दूँ कि कैसे क्या करना है। एनालिसिस में हम फाइल एडिट व्यू डेटा ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमने बताया था कि वेरिएबल को सबसे पहले कंप्यूट करेंगे, ठीक। वेरिएबल को कंप्यूट कैसे करना है कल बताए थे। उसके बाद अगर आपके सारे वेरिएबल, जैसे कि मेरे कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक क्राइटेरियन वेरिएबल है सेल्फ मैनेजमेंट और 3 प्रेडिक्टर्स हैं सेल्फ एफिकेसी, ब्रीफ मतलब बिहेवियर रेटिंग इन्वेंट्री जिसको हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग चेक करने के लिए हैं, और इलनेस परसेप्शन। तो हमने चारों वेरिएबल का टोटल कर लिया है कंप्यूट वेरिएबल से, जो कि ट्रांसफॉर्म में है। यहाँ से गए, हमने बताया था कल आपको कि जो भी वेरिएबल जैसे ब्रीफ 1 है तो यहाँ नाम दे देंगे टारगेट वेरिएबल में, और उसके बाद ब्रीफ 1 वहाँ ले गए प्लस ब्रीफ 2, ऐसे करके आप सारा कैलकुलेट कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। अगर आपका कंप्यूट हो गया तो वो आपके वेरिएबल व्यू में नीचे जा करके लास्ट में दिखेगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। GSQ टोटल है, ये है नीचे सबके टोटल्स किए गए, ब्रीफ टोटल है। अब बात ये आती है कि हमारे वेरिएबल में डायमेंशंस भी होते हैं कि नहीं। तो आप ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे और ब्रीफ जो स्केल है इसके 75 आइटम है। तो 75 आइटम में कौन कौन सा आइटम किस डायमेंशन का है, आप समझ रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। हर वेरिएबल के कुछ डायमेंशन या कंपोनेंट होते हैं, और वो उन सारे कंपोनेंट से रिलेटेड आइटम्स या प्रश्न जो उसी इन्वेंट्री में होते हैं। अब आपको कमांड देना है केसेस को कि जैसे आप मान लीजिए GSQ है मेंटल हेल्थ का, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, सोमैटिक डिस्फंक्शंस कुछ ऐसे हैं। तो 4 उसके डायमेंशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सारे डायमेंशंस को लेना है तो जो ब्रीफ है या जो भी स्केल है उसके उस आइटम को याद, मान लीजिए कि ब्रीफ का 2 दूसरा जो आइटम है वो मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड है, ब्रीफ 2 प्लस उसके बाद ब्रीफ का ये 7 आइटम जो है उससे रिलेटेड है, तो वो लिया। फिर उसके बाद हमने 9 लिया, क्योंकि पता है कि ये जो रैंडमली हम जो आइटम ले रहे हैं वो उस डायमेंशन से रिलेटेड है, और आप यहाँ पे टारगेट वेरिएबल में उस डायमेंशन का नाम दे देंगे, ठीक। ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग का ये मेटाकॉग्निशन कंपोनेंट है जिसके ये आइटम है, तो आपने इसको भी कंप्यूट कर लिया। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको उस डायमेंशन को लेकर के चलना होगा, एनालिसिस को शो करना होगा, दिखाना होगा। फाइनली आपने कंप्यूट कर लिया वेरिएबल। अब हम एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज पे ये जो है, पहले मैं बता दूं कि सारे टैब्स, सारे आइकॉन्स के क्या क्या काम है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे क्वार्टाइल ले सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। पहले मैं बता दूं, उसके बाद करके दिखाऊं। मतलब इस कमांड के थ्रू आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वहां तक जा सकते। फिर एनालाइज के टेबल से टेबल पे जा सकते हैं। कंपेयर मीन से आप मीन निकाल सकते हैं, जैसे 1 सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर सैंपल टी टेस्ट। फिर जनरल लीनियर मॉडल, इसके थ्रू आप यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट मतलब अनुवा। फिर उसके बाद जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, इसके भी अपने अलग एनालिसिस है। मिक्स्ड मॉडल, कोरिलेट से आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कोरिलेशन निकालने के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं हम लोग मैनुअली? स्टैटिस्टिक्स के भी हैं कुछ लोग या इकोनॉमिक्स के, सारे रिप्लाई साइकोलॉजी वाले ही करेंगे। कोरिलेशन के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं? हाँ, स्पेयरमैन लगाते हैं। हाँ, रैंक प्रोडक्ट भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्पेयरमैन रैंक प्रोडक्ट और दूसरा पियर्सन कोरिलेशन और स्पेयरमैन की बात कर रहे हैं। तो पियर्सन किस में लगता है, स्पेयरमैन किस में लगता है, कहाँ कहाँ दोनों लगते हैं? जानते रहेंगे तभी तो आप लगाएंगे। मेन वहीं पे आप अटक जाते कि आप अपने IQ से काम करेंगे तब कंप्यूटर काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनालिसिस कहाँ रहेगी।
पियर्सन कहाँ लगेगा और स्पेयरमैन? सैंपल साइज के कारण स्टार्ट हाँ? होता है। सैंपल साइज से के कारण स्टार्ट, छोटा जो सैंपल साइज 30 तक होता है उसमें एक्चुअली याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो सैंपल साइज आप किस सब्जेक्ट से हैं सर? मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी से। और साइकोलॉजी के वो नाम बताओ तो, कल नाम ध्यान नहीं आया। हाँ, अनमोल। और आपका? आप भी साइकोलॉजी से हैं? आप हैं क्या? क्या आपका नाम है? सोनाली? सोनल। बताएं आप लोग बता सकते हैं। पिंकी बताओ, स्पेयरमैन कहाँ लगता है, पियर्सन कहाँ लगता है? सही जा रहे हो। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स सुना है आप लोगों ने नाम? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक के लिए आपको पियर्सन लगाना होगा, नॉन पैरामेट्रिक के लिए आपको स्पेयरमैन लगाना होगा। तो ये आप जानते रहेंगे तब करेंगे। तो देखिए कोरिलेट पे हम जाएंगे तो यहाँ से बाईवेरिएट कोरिलेशन, बाईवेरिएट कोरिलेशन हम कब लगाते हैं? जो आईवी, तो दो आईवी में हम क्या करेंगे? बाईवेरिएट में दो रहेंगे, ठीक है, बट दोनों ही आईवी रहेंगे। तो फिर क्या देखा हमने? कुछ नहीं देखा। आईवी से आईवी कोरिलेशन क्या देखा? आईवी और डीवी यानी एक क्राइटेरियन और प्रेडिक्टर रहेगा। फिर रिग्रेशन में क्या जाएंगे? लीनियर रिग्रेशन। आप रिग्रेशन एनालिसिस जानते, कभी नाम सुना आप लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस? हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस नहीं सुना, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आगे बताएंगे तो फिर आप लोगों को, मैम आप डेटा पहले भरवा दीजिए तब तो हाथ लगाइए। आपको कंफ्यूजन था ना सर कल? आपकी आ गए आप? उनको बता दीजिएगा, ठीक है। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस जो मल्टीपल रिग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें कई टेक्निक्स है रिग्रेशन की। स्टेप वाइज रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन, ठीक। स्टेप वाइज रिग्रेशन कहाँ लगता है, हायरार्किकल रिग्रेशन कहाँ लगता है? पहले तो रिग्रेशन कहाँ लगती है जानिए, जब हमें प्रेडिक्शन करना है किसी वेरिएबल के बारे में। जैसे इस पर हम आएंगे, पहले हम बता दें इसकी क्या यूटिलिटी है। फिर स्केल के थ्रू क्या करेंगे? आप लोग स्केल डेवलप करेंगे अपने अपने पीएचडी में कि नहीं? कौन कौन करने की सोचा है? हाँ, अभी आगरा यूनिवर्सिटी में पता चला है, मेरी बुआ वहाँ से पीएचडी कर रही है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वो एजुकेशन में है, कि यहाँ के सभी रिसर्च स्कॉलर को एक एक स्केल डेवलप करना मस्ट है। और वो पीएचडी के 2 साल हो गए, अब उनसे कहा जरा बिना स्केल डेवलप किए आप नहीं जा सकते, करिए, क्योंकि करना है। और स्केल डेवलपमेंट में बहुत वक्त लगता है, समय लगता है, ठीक। और स्केल डेवलप करेंगे तो आपको स्केल की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स जरूर बनाना होगा, चेक करना होगा। उसके लिए आपको पायलट स्टडी के थ्रू डेटा करना होगा और तब आपको रिलायबिलिटी एनालिसिस करनी होगी। मैनुअली तो नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो स्केल डेवलप करेगा या जो नहीं भी करेगा डेवलप, जो इंडियन अडेप्टेशन करेगा। इंडियन अडेप्टेशन सुना है किसी भी स्केल का? Yes, ma'am. है ना? साइकोलॉजी वालों को छोड़कर मैं बाकी से पूछूँ, इंडियन अडेप्टेशन सुना है? आपको पता है कि कोई भी फॉरेन का स्किल आप एज इट इज नहीं यूज कर सकते हैं, जो दूसरे कंट्री में डेवलप किया गया है। इस बात को हर कोई जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अभी तक नहीं पता है। तो इंडियन अडेप्टेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कोई स्किल आपके फॉरेन में डेवलप किया गया है, वहाँ के सैंपल पे डेवलप किया। ऐसा नहीं कि फॉरेन ऑथर ने किया है, अगर वो फॉरेन ऑथर इंडियन सैंपल पे किया तो इंडियन स्किल माना जाएगा, लेकिन वहाँ के सैंपल पे किया है तो वो वहाँ के लिए सुटेबल है। आप उसी स्केल को उठाकर एज इट इज इंडियन सैंपल पे डेटा नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो आपने अपने रूल को ब्रेक किया और आपने चोरी से निकाला, पेपर पब्लिश किया, बट वो वैलिड या ऑथेंटिक नहीं होगा। पीएचडी में आप कभी सोचिएगा भी मत कि वैसा स्केल आप यूज करें। इसके लिए आपको स्केल का इंडियन अडेप्टेशन करना होगा। इंडियन अडेप्टेशन का एक प्रोसीजर है जो आपको, अगर मैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ाती हूँ तो उसमें बताना होगा, अभी नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट SPSS है। तो उसमें इंडियन अडेप्टेशन जब करेंगे तो ट्रांसलेशन और ब्रैक ट्रांसलेशन करना होगा। अगर वो स्केल इंग्लिश में है तो आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा, इंग्लिश का हिंदी में, फिर हिंदी को इंग्लिश में, फिर जो इंग्लिश है उसको ओरिजिनल इंग्लिश से मैच कराना होगा। और ये ट्रांसलेशन बैक ट्रांसलेशन प्रोसीजर होगा। इसके लिए 3 बाइलिंगुअल एक्सपर्ट होने चाहिए जो
दोनों लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो, 3 जो है सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, और भी इसमें प्रोसीजर है। प्लस आपको करके उस मेन ऑथर को भेजना होगा मेल के थ्रू, वो परमिशन देंगे, उनको अगर मैच लगेगा ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड में, तब जाकर के वो परमिशन देंगे कि हाँ अब आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको यूज़ करना होगा। हमने कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कुछ आइटम्स ऑमिट भी करने, हाँ हटाने होंगे, वो रिलायबिलिटी से आप कर सकते हैं। रिलायबिलिटी जब चेक करेंगे तो कुछ आइटम की रिलायबिलिटी बहुत कम होगी। आपको पता है कितने रिलायबिलिटी तक के आइटम रखे जाते हैं, मिनिमम कितनी रिलायबिलिटी होनी चाहिए? 0.6 0.3 नहीं 0.5 0.70। हाँ उससे कम है तो आपको कहा जाता है कि हटा लीजिए, ठीक। लेकिन अगर उस आइटम की रिलायबिलिटी उससे कम है प्लस टोटल की ज़्यादा है, तो एक्सपर्ट के सजेशन से उसको भी हटाने रखने का अपना एक प्रोसीजर है। बट अगर बहुत कम रिलायबिलिटी है, जैसे कि मेरे स्केल में ब्रीफ में था एक आइटम तक, क्या आप अपना नाम भूल जाते हैं? कोई नहीं नाम भूलता है, क्योंकि वो स्केल किसके लिए था? वो उनके कल्चर में उस डेटा, वो क्लिनिकल सैंपल के लिए था जिसमें कि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम थी, जिसमें पेशेंट अपना नाम भी भूल जाता है। बट मुझे किस पे यूज़ करना था उसको? डायबिटिक सैंपल पे। तो मैंने जब डेटा लिया तो कोई ऐसा नहीं था जो अपना नाम भूल जाता है, तो उसकी रिलायबिलिटी सबसे कम आई थी, तो मुझे उस आइटम को हटाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके इस एनालिसिस की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपको रिलायबिलिटी चेक करना होगा। आप जैसे कि हमें ब्रीफ की रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो ब्रीफ के सारे आइटम हम डाल देंगे। जैसे ये हैं, ये आइटम्स है, यहाँ से मान लीजिए हमने आइटम सेलेक्ट किया। अभी मुझे एनालिसिस नहीं बताना था, तब से मैं इस पे आगे देखिए ये है। $75 आइटम हमने लिया। अभी मैं रफली बता रही हूँ। फिर यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का कमांड दिया, क्या चाहिए आपको? आइटम स्केल इफ आइटम डिलीटेड। स्केल इफ आइटम डिलीटेड मतलब स्केल, पूरे स्केल की रिलायबिलिटी तब बताएगा जब आइटम को आप हटा देंगे। फिर कोरिलेशंस, कोवेरिएंसेस, फिर मीन, वेरिएंसेस, कोवेरिएंसेस, आपको जो जो चाहिए आपने दे दिया। उसके बाद अल्फा निकालना है, कमांड दे दिया, आपकी रिलायबिलिटी ऐसे आ गई। एनालिसिस देखा, ये है इसकी रिलायबिलिटी, ये आइटम की पूरी बता रहा है, और टोटल जो रिलायबिलिटी है यहाँ पे 0.960, मतलब हाईली रिलायबल स्केल है ये, ठीक। इसमें देखेंगे कुछ कुछ आइटम्स की रिलायबिलिटी बहुत कम होगी, इसको हटाना होगा, और ये सभी आइटम्स की रिलायबिलिटी है, ठीक। ये समरी आइटम स्टैटिस्टिक्स है। अब ये एनालिसिस आपके सामने आ गया है आउटपुट, आपको इसको टैबुलर फॉर्म में करना है और बताना है, बातें नहीं करिए। ओवर और रिलायबिलिटी हाई है तब भी हम ओमिट करेंगे आइटम्स। ये डिपेंड करता है कि उसको हटाने से क्या जा रहा है, ठीक। तो ये है, ये हो गया। हालांकि मुझे भी रिलायबिलिटी नहीं बतानी थी, अभी मुझे जाना है स्केल हो गया। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक में आप जाएंगे, जो आप बोल रहे थे सारे पियर्सन एंड सो, वो आपको नॉन पैरामेट्रिक इस टाइप के थ्रू मिलेगा, ठीक। नॉन पैरामेट्रिक। फिर ये अब ये सब जो है बहुत ही हाई लेवल की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी आपको वहाँ तक मैं बताऊँगी। इस टैब के थ्रू आप जो कई टैब्स खुले हैं उसमें आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, तो आप विंडोज़ के थ्रू वहाँ जा सकते हैं। आउटपुट वाले पे जाना है, यानी आपको यहाँ से नहीं जाने की ज़रूरत है। आप बातें नहीं बेटा, अब मैं सोच रही हूँ कि अभी तक तो मैंने नहीं बताया कि किससे कौन सी एनालिसिस करनी है। ये आप इन आइकॉन्स के थ्रू जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कौन सी एनालिसिस कहाँ लगती है, या आप अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके या एक्सपर्ट से पूछकर या खुद रीड करेंगे, खुद स्टडी करेंगे, तब जानेंगे मीन कहाँ लगता है, अनुमान कहाँ लगता है, कोरिलेशन मानुआ कहाँ लगता है, और रिग्रेशन कहाँ लगता है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ कैसे करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको टोटल जरूर करना होगा, विदाउट टोटल किए आप नहीं कर सकते। ब्रीफ टोटल लिया हमने, एक वेरिएबल, दूसरा जो है इलनेस परसेप्शन टोटल,
तीसरा है सेल्फ एफिकेसी टोटल और चौथा है सेल्फ मैनेजमेंट टोटल। ये वेरिएबल है जिनका हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, रेंज चाहिए और कुर्टोसिस भी ले सकते हैं, स्क्यूनेस। देखिए कुर्टोसिस और स्क्यूनेस से आप रिलायबिलिटी भी एक तरह से देख सकते हैं कि आपका डेटा स्क्यूड है या रिलायबल एनपीसी पे है। यहाँ से भी आप डेटा चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कैसा है। फिर आपने कंटिन्यू किया और ओके बटन किया। अब आपकी सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने है। देखा ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड रेंज स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये स्क्यूनेस का आपका आ गया। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये आप मैन्युअली भी कर सकते थे बट एसपीएसएस के थ्रू भी यहाँ से कर लेंगे। अब हम किस पे आए, कंपेयर मीन। अब आप पहले बता दीजिए कि करने को तो 2 मिनट का काम है। देखा आपने कैसे हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया, कमांड दिया, मीन आ गया। पहले बताइए मीन लगता कहाँ है और कितने टाइप्स के मीन होते हैं। मेरे को पीपी प्लॉट दिखा दीजिए डेटा में। अभी एनालिसिस में जब मैं रिग्रेशन पे जाऊंगी तो उसका कमांड दे दूंगी, उसी में है पीपी प्लॉट का कमांड। ठीक, कहाँ लगता है? 3 टाइप के मीन होते हैं। हाँ, अरिथमेटिक, नहीं आप नहीं बताएंगे, कोई और बताए? इनके अलावा कोई बता भी नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? हम लोग में क्लास में थोड़ा सा डिस्कस हाँ मैडम हमारा विषय नहीं है ये, विषय की बात नहीं है। लेकिन सिले हाँ हम लोगों को सिर्फ सब समझ में आ रहा है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, टी टेस्ट तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है ना? मीन एंटिटी क्या है? कुछ तो नहीं है। अभी मैं गई कहाँ हूँ? अभी तो रिग्रेशन और इन सब एनालिसिस में तो मैं गई ही नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि मैं कमांड दूंगी सारे वेरिएबल को, एंटिटी का कमांड भी आ जाएगा, बट पहले मैं ये जानना चाहिए कि लगता कहाँ है, तभी तो मैं आगे जाऊँ। अच्छा ठीक है, मान लीजिए मैं एनालाइज में गई इस टैब में और यहाँ पे कंपेयर मीन में गई। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि 1 सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, मैं कौन सा लगाऊं और क्यों लगाऊं, किसकी नीड है आपको, आप खुद बताएं। अब मैं तो आपको टी बताने जा रही थी, टी वाले पे कमांड दिया कंपेयर मीन्स, तो उसमें वो पूछ रहा है कि कौन सा मीन, 1 सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की पेयर। तो पहले ये जानेंगे तब तो लगाएंगे। बताओ बेटा, तुम ही बताओ। हम एक्चुअली हम क्लास की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि उनको अभी यही नहीं क्लियर है कि कितने ग्रुप हैं, हाँ। क्या वेरिएबल्स हैं। हाँ। तो हम जब तक अगर स्टेशन करना किया हो तो बहुत मुश्किल है अभी समझना। हाँ। अभी मुश्किल है, बट एक बात जानते हैं आप, जब आप चीज़ों के थ्रू गुजरे होते हैं और जब आज से 5 साल बाद जब एनालिसिस करेंगे और ये चीज़ें अगर जानते हैं, हम नहीं करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाए, बट अगर इसके थ्रू गए हैं तो वो तुरंत रिकॉल हो जाएगा और बहुत ईजी लगने लगेगा। तो ये ऑप्शन नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए। हम नेट के एग्जाम में भी हाँ। पार्ट रहता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाँ, सभी में होगा, सब पेपर पे सभी पेपर में होगा। सब लोग नेट क्वालिफाई करके आए होंगे तो जानते होंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक होता है। हाँ हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आते। सेंट्रल टेंडेंसीज उस पे रिलेटेड रहता है, हाँ। लेकिन डेप्थ में नहीं है। टी टेस्ट में अच्छा तो ठीक है, डेप्थ में नहीं रहेगा। और मान लीजिए आप पीएचडी का डेटा लेकर आए और आपको टी लगाना है, तो आपको एसपीएसएस पूछ रहा है कौन सा टी चाहिए। हम ये टर्म शायद क्लियर हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर वे में कर पाएंगे। देखिए 1 सैंपल टी टेस्ट छोड़िए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ही हम अक्सर लगाते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जब हमारा ग्रुप इंडिपेंडेंट होता है, ये तो जानते हैं कि 2 ग्रुप के बीच टी लगता है अक्सर, बट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है जब दोनों ही ग्रुप इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 2 कंडीशन है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, तो एक जो है पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के है और दूसरे कंट्रोल कंडीशन के। ठीक, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जैसे मान लीजिए एक यूजी के बच्चे हैं और एक पीजी के हैं,
क्योंकि यूजी वाला यूजी में ही पढ़ रहा है, पीजी वाला पीजी में ही पढ़ रहा है, ना यूजी वाला पीजी में, ना पीजी वाला यूजी में। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जब कंडीशन ऐसी हो, दो कंडीशन हो, जैसे दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो और एक ही पार्टिसिपेंट्स दोनों में यूज किया जा रहा हो। जैसे एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एक ही पार्टिसिपेंट्स को इस कंडीशन में भी अभी टेस्ट लिया, इन्हीं को उठा करके, जैसे आप लोगों की ये क्लास रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास, उसके जस्ट बाद आपकी फिर क्लास है ना। अगर आप ही लोगों की एक और क्लास हो जाए और हम मिल लगाना चाहिए, मतलब सेम पार्टिसिपेंट्स जब डिफरेंट कंडीशन में होते हैं तो पेयर्ड टी टेस्ट, और जब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स इंडिपेंडेंट है, दोनों ही ग्रुप में अलग अलग। तो अभी हम आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बताने जा रहे हैं। अभी हम मान लीजिए जेंडर को लेते हैं, हम जेंडर का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, किस वेरिएबल पे देखें, सेल्फ एफिकेसी पे देखें, हम सभी वेरिएबल पे लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं अभी मैम, इसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट है डेटा एनालिसिस। एग्जैक्टली। हाँ, जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तो ये SPSS के एनालिसिस कैसे समझ में है? वो मुझे ही लेना था, लेकिन मैंने अभी लिया नहीं है क्योंकि मुझे लगा अभी SPSS कर लेते हैं। ठीक, और अभी रामा मैम ने बताया भी नहीं है, वो जो टीचर लेगा वो आप पढ़ लेंगे तब इसको करेंगे। हाँ, लेकिन सीख तो लीजिए, बंद कर दे रहा है बार बार आप लोग वही चले जा रहे हैं कि मैम अभी वो पढ़ा ही नहीं है। अब आप कहें कि मैम PhD हुई नहीं, प्री PhD क्यों करवा रही है? हमारे लिए तो दिक्कत नहीं PhD है। पहले प्री PhD होती है, डाटा एनालिसिस आप वर्ड पे मत जाइए। प्री मतलब मैं समझ रही हूँ कि प्री PhD और पहले ही होती है, बट अगर आप कहें मैम PhD हम लोग किए ही नहीं है, आप ये क्यों पढ़वा रही है PhD वाला, डेटा एनालिसिस, SPSS, ये जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ये, अगर ये आपका नॉलेज टेस्ट है, आपका टेस्ट एक होगा, आप पास करेंगे तब आप एलिजिबल होंगे PhD के लिए। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो आपको PhD में नहीं एंट्री मिलेगी। वो एग्जामिनेशन इसीलिए तो रखा गया प्री PhD। बात को समझे, क्योंकि PhD से ही इसका कोरिलेशन है, भाग नहीं सकते, अब आपके सर पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और आज की मेरी क्लास आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद जब आप डेटा एनालिसिस वाला जो भी पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, जब आप उसको पढ़ लीजिएगा तो फिर SPSS सीख लीजिए एक बार और अभी का आप जो पढ़े हैं आगे चल करके भी आज से 5 साल बाद जब डेटा कलेक्शन करेंगे तब भी काम आएगा। मैं तो मैम से बोली कि मैम मेरा बेसिक हो गया SPSS, कल का लेक्चर पर रहने दें, हम क्लोज कर देते हैं। नहीं, बच्चों से देखो, अगर वो चाहते हैं पढ़ना तो कल तक का समय 3 दिन लेते हैं क्लासेस, कल बता दो, क्योंकि उसमें सिर्फ SPSS है, डेटा एनालिसिस बाय SPSS नहीं है। वो मेन यूनिट है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजी मैम लिखा तो ऐसे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस। हाँ, सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस। मतलब आप सॉफ्टवेयर बताइए जो डेटा एनालिसिस के लिए है, एनालिसिस मत करवाइए। मैं वो जानती हूँ, लेकिन मैं आप हमसे यही बोली कि मैं मेरा तो यूनिट कंप्लीट हो गया कल तक, अब आज क्या करना है। तो उन्होंने कहा बच्चों की जैसी नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप लोगों ने कहा हाँ आज क्लास के लिए, तो अगर आप सहमत हो तो मैं आगे बताऊँ एनालिसिस, नहीं तो रहने दो। आगे बताइए, बताएं? ठीक है, तो आप लोग रोक दे रहे हैं कि मैम अभी पढ़ाई नहीं हुई है, डेटा एनालिसिस बताया ही नहीं गया। पहले वही पढ़ना चाहिए था। मैं समझ में नहीं आ रहा, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, बताएं बताएं क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। अब प्राइमरी के बच्चे को वो बता रहे हैं जो हाई स्कूल का है, तो कैसे समझ में आ रहा है? और मैं ये बात भी समझ रही हूँ कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन मैं किस फॉर्मूले के तहत पढ़ा रही हूँ कि अगर ये पढ़े रहेंगे, इसके थ्रू गए रहेंगे। इनसाइट पढ़ा आप लोगों ने साइकोलॉजी में, इनसाइट। आप सोशियोलॉजी की तो शांत रही में, साइकोलॉजी वाला इनसाइट पढ़ा। इनसाइट की थ्योरी क्या कहती है? अचानक आज का पढ़ा हुआ, आज से 5 साल बाद जब एनालिसिस करेंगे तो अचानक ये चीजें रिकॉल होंगी। मैम ने ये चीजें बताई तो आपके लिए इजी होगी, लेकिन जो बच्चा ये लेक्चर नहीं अटेंड किया वो तो और ब्लैंक बैठा रहेगा ना। ठीक, तो मैं इसको बता, नहीं तो कहीं तो रहने देती हूँ, जैसा आप बताएं। SPSS के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आप SP गुप्ता हिंदी में है, बाकी गैरेट की बुक है, और भी AK सिंह। मैम सबसे अच्छा है कि बच्चे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स YouTube में डालिए, हाँ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन और मैम मैं अभी यहाँ 2-3 दिन पे से समझ रहा हूँ कि दिक्कत क्या है। जो लोग बेसिकली
स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ के नहीं आए हैं। बट दोस्तों अगर आपने क्या कहते हैं ओखली में सर दे दिया तो मुसर से फिर तो जमने से मतलब नहीं है। देखिए मुझे टी बता लेने दीजिए। ये है, अगर आपको टी टेस्ट निकालना है तो आपने जिस वेरिएबल को रखा है जिसमें आप टी मतलब डिफरेंसेस देखना चाहते हैं वो आप वेरिएबल यहाँ एंटर कर लिया। उसके बाद ये जो है ग्रुपिंग वेरिएबल, मतलब किसमें डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं, तो हमें देखना है मेल एंड फीमेल, मतलब जेंडर डिफरेंसेस देखना है। तो मेल वेरिएबल की इन वेरिएबल पे हमें जेंडर डिफरेंसेस देखना है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस है इन वेरिएबल पे। तो हम जाएंगे जेंडर का कमांड यहाँ हमने दिया, ग्रुपिंग में आ गया, जेंडर पे गए, इसको डिफाइन किया, बातें नहीं। मेरा ग्रुप 1 क्या था, मेल 1 जो है मेल का था, ग्रुप 2 जो है फीमेल। हमने कमांड दिया, कंटिन्यू किया, ग्रुप भी हो गया। इन वेरिएबल्स पे मुझे चाहिए। अब ऑप्शन में गए हम, ये भी चीज़ें अपनी सही जगह पे हैं, और फिर ओके किया, आपका टी टेस्ट आ गया। कहने मतलब एनालिसिस बहुत इजी है। जो आप थियोरेटिकल पोर्शन की बात करें उसको आप पढ़ लीजिएगा तो एनालिसिस समझ जाएंगे। वैसे पढ़ाने के लिए अभी कोई ना कोई आना चाहिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस जब एक छोटा हुआ चैप्टर है हाँ, तो आएगा। इसीलिए मैं आप मैम से बोली थी कि मैम डेटा एनालिसिस या एसपीसीएस मैं दोनों ही लेना चाह रही हूँ, क्योंकि जब मैं ये बता रही हूँ तो मैं ही एनालिसिस भी बता दूँ, वो भी कंफ्यूजन मैं देखिए कौन कराता है। ठीक बट मैम एसपीएसएस का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना स्ट्रगल करते थे हाँ। कॉलेज टाइम में कि ये टी टेस्ट कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले लगा के, तो ये आसानी से इसमें देखिए आ गया ना। टी के लिए कितना आप पहले मैनुअली मीन करते ये करते, देखिए हमने क्या किया, वेरिएबल, जिस वेरिएबल पे जेंडर डिफरेंसेस देखने, मान लीजिए कि इलनेस परसेप्शन, अपनी बीमारी को मेल कितनी सीवियर फॉर्म में परसीव करते हैं और फीमेल कितने सीवियर फॉर्म में परसीव करते हैं, ये हमारी स्टडी है। इलनेस परसेप्शन का हमने कमांड दिया होगा, अगर नहीं दिया तो ठीक है। मान लीजिए ये GSQ है, मतलब जनरल हेल्थ क्वेश्चनर, मतलब मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य महिलाओं का कैसा है, पुरुषों का कैसा है, मतलब इस GSQ इस वेरिएबल पे और सोशल डिस्फंक्शन पे कि सोशली कौन कितना एक्टिव है, किसका सोशल रिलेशनशिप बहुत डिस्फंक्शन के फॉर्म में है, और सोमैटिक सिम्टम्स, ये जो मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट है, इन सिम्टम्स पे हम मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है ये चेक करना चाह रहे हैं कि मतलब महिलाएं अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे परसीव कर रही हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा, पुरुषों का कैसा है। तो मैंने इन वेरिएबल पे ग्रुपिंग कर दिया मेल एंड फीमेल का, और ये देखिए टी आ गया, टी है, सिग्निफिकेंट है, डिफरेंसेस है। अब आप पहले आप टेबल में देखते हैं तो कैसे टी टेस्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो आप पता करते हैं, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं, वो बता रहा है खुद ही कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ये जो पी वैल्यू है सिग्निफिकेंट, ये क्या है 0.004, ये है 0.168, ये है 0.070। ये वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट लेवल कितने होते हैं 0.5, 0.01 एंड 0.001, 3 लेवल होता है। तो ये वैल्यू हम 0.01 और 0.05 पे चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू 0.05 से कम है, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट 0.004, तो कम तो है ही, इट मीन्स ये सिग्निफिकेंट है, और अगर ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि टी की 2 वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू हम मानेंगे। तो यहाँ पे है लिवेंस टेस्ट, ये लिवेंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। ठीक, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड एक है और दूसरा इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड। तो अगर हमारा टी टेस्ट सिग्निफिकेंट है तो इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड लेंगे, अगर इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम लेंगे, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम लेंगे, मतलब हाँ है तो ना है, ना है तो हाँ है। ये वाला हमें फॉर्मूला यहाँ अपनाना पड़ेगा। तो मतलब आपको अब बुक में नहीं जाकर देखने की आवश्यकता है कि आपका आपकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। वैसे ही 0.160 और 0.07 ये भी सिग्निफिकेंट क्या है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट होने के लिए ये जो है वैल्यू पी की वैल्यू 0.05 से कम होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट है। अगर उससे ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट। ये आपको एनडी फील्ड की भी बुक में मिलेगी, एक एसपीसीएस की बुक एनडी फील्ड की भी, उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। इतने इजीली उसमें बताया गया है
मैं भी रात में लेके बैठी, मैं काफ़ी दिनों से अपने पास रखी थी, मैं कभी देखी नहीं, मुझे लगा पढ़ाना है तो देखना पड़ चाहिए। मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि टेस्ट ये सिग्निफिकेंट लेवल कैसे चेक करते हैं। उसमें इतने इजी लाइन में बताया गया, शायद मेरे मोबाइल में भी पढ़ा होगा कि मतलब प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ के समझ जाएगा। तो अगर आपको SPSS और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीखनी है तो एंडी फील्ड और निकोला ब्रेस्की दोनों बुक रखिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप पढ़, उसमें तो ऐसे भी कमांड दिया गया है कि कहाँ कब क्लिक करें। जैसे हम यहाँ क्लिक करके दिखा रहे हैं एनालाइज में जाइए, फिर 1 सैंपल 2 टेस्ट, फिर वो बता रहा है कि कहाँ 1 सैंपल टी टेस्ट लगेगा, कहाँ 2 सैंपल टी टेस्ट, और जो आपकी वैल्यू आ रही है उससे आप कैसे एज्यूम करेंगे कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ANDY मैम हम लोग सोशियोलॉजी से हैं, जैसे उस फील्ड का जैसे कोई भी टॉपिक उठा के या उस पर वेरिएबल पे बताया जाए जो भी किया हाँ? तो मुझे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, जबकि जैसे साइकोलॉजी में हमेशा हेल्थ इलनेस या मेंटल लेवल, तो हम लोग उस तरीके से सोच नहीं पाते कि हम लोग सोशियोलॉजी में कैसे क्या सोशियोलॉजी का टॉपिक होती है, मैं बताती हूँ। आप कोई प्रॉब्लम बताएं किसको टी निकालना है सोशियोलॉजी में, आप ये देखना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पे या किस पे, क्या देखना चाह रहे हैं, या कास्ट मैम आप अपनी तरह या हिंदू मैरिज सिस्टम या मुस्लिम मैरिज सिस्टम, कौन बेस्ट है, दोनों पे डेटा लीजिए, दोनों के रिस्पॉन्सेज चेक करिए, टी लगाइए, बस आ जाएगा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज हैं या नहीं, दोनों सेम है या दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में डिफरेंसेज है। कोई भी आइटम लीजिए ना, बताइए, आप लोग बताइए प्रॉब्लम, तो मैं लगा के दिखाती हूँ। सोशियोलॉजी का ये हो गया, और कोई म्यूजिक का भी बताया तो मैं बताऊँ। म्यूजिक में अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे म्यूजिक में अगर आप वेरिएबल लेते हैं कि म्यूजिक का क्या इम्पैक्ट है हमारे मेंटल हेल्थ पे, है ना, तो मेंटल हेल्थ का एक वेरिएबल लेंगे, और जो म्यूजिक प्रैक्टिस करा डेली, या जो म्यूजिक का बिल्कुल प्रैक्टिशनर हो या म्यूजिशियन हो, तो उसका मेंटल हेल्थ क्या, आप मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री आप उसको दे दीजिए, और एक नॉन म्यूजिक वाले जो हैं उनको दे दीजिए, करवाइए। और 2 ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप हो गया और एक म्यूजिक के जो एक्सपर्ट है या जो उस फील्ड के हैं, जो ऐसा नहीं कि जो कभी कभी सुन रहा है, जो बिल्कुल पर डे इतने घंटे देख रहा है या म्यूजिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो आप मेंटल हेल्थ चेक करना चाहते हैं कि म्यूजिक का क्या इम्पैक्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जब म्यूजिक का साउंड हमारे ब्रेन के थ्रू जाता है, ये तो आपको पता है, म्यूजिक वाले बहुत अच्छा जानते होंगे। तो जो नॉन म्यूजिक का है और जो म्यूजिक का है, आप 2 ग्रुप लीजिए, आप मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन आप फिल कराइए। मानसिक स्वास्थ्य, ये तो हमें लग रहा है मानसिक स्वास्थ्य सभी सब्जेक्ट के बच्चे जानते होंगे, कोरोना के समय बहुत बार मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, शरीर तो ठीक ठाक है लेकिन मन से हम परेशान हैं, उलझन में हैं, टेंशन में हैं, एंक्सस हैं, हमारा रिलेशनशिप डाइवर्ट बाधित हो रहा है, हम अपनों के बीच नहीं ये करेंगे, ये है सारी परेशानियां जो मेंटल हेल्थ में आ रही हैं। मेंटल हेल्थ आपके लिए फैमिलियर वेरिएबल है, तो आप म्यूजिक के हैं तो दोनों ग्रुप से भरवाइए, आप देखेंगे आपको क्या लगाना होगा, टी टेस्ट, डिफरेंसेस चेक करना चाहते हैं कि म्यूजिक वालों का मेंटल हेल्थ बेस्ट है कि नॉन म्यूजिक वालों का। तो बस आप वेरिएबल मेंटल हेल्थ पे लीजिए, डेटा एंट्री करिए, कंप्यूट वेरिएबल में जा करके मेंटल हेल्थ पे कंप्यूट कर दीजिए। और म्यूजिक वाला तो चूंकि वो आप ग्रुप बनाएंगे ना, जो ग्रुप का मेरा कमांड, मेरा डायबिटिक और नॉन डायबिटिक है, आपका ग्रुप में जाएंगे तो आप म्यूजिक वाले के लिए 1 दे दिया, नॉन म्यूजिक को 2, और आप ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे तो आपको, जैसे मैं टी लगा रही थी और मैं यहाँ पे गई कंपेयर मीन, हाँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्यों होगा, तो दोनों में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, एक म्यूजिक वाले हैं, एक नॉन म्यूजिक वाले। तो मैं यहाँ की मान लीजिए ये आपका मेंटल हेल्थ, ये GSQ जो है मेंटल हेल्थ को मेजर करता है, मैं रिसेट कर देती हूँ इसको, कहाँ से ये सब वॉश हो जाएगा, यहाँ रिसेट से। मान लीजिए हम GSQ जो है जनरल हेल्थ क्वेश्चन, कभी आप म्यूजिक वाले बच्चे अगर मेंटल हेल्थ पे डेटा लेना चाहेंगे तो GSQ को यूज कर सकते हैं, जनरल हेल्थ क्वेश्चन है जिसको गोल्डबर्ग ने डेवलप किया है। तो आप मान लीजिए हम ये GSQ ले रहे हैं, 1 मिनट, आप अपने अपने प्रॉब्लम मेरे पास भेजिए, मैं सब फील्ड का बताती हूँ। आप लोग लग रहे हैं सिर्फ साइकोलॉजी का ही जान में ले आके बोलनी, देखिए इसमें तो लिखा ही हुआ है डेटा एनालिसिस नॉट एप्लीकेबल फॉर म्यूजिक सब्जेक्ट। नहीं मैं हाँ वो उसमें लिखा है, मैं पढ़ी भी थी, लेकिन अगर म्यूजिक को साइकोलॉजी से कोरिलेट करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो आप SPSS के थ्रू डेटा ले सकते हैं। ठीक, वो जिसने भी लिखा वो थोड़ा सा नहीं सो वहाँ तक गया होगा कि अगर म्यूजिक वाले भी चाहें तो, क्योंकि आप किसी फील्ड को बांध के नहीं रख सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होते हैं, PhD होते हैं। अब आप कहेंगे कि साइकोलॉजी में मैनेजमेंट वाले कैसे आके रिसर्च कर रहे हैं, अब BHU के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जाइए, IIM से बच्चे वहाँ भरे हुए हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी में सब्जेक्ट में PhD। अब हम लोग हैं
तो कैसे मेडिकल में कर सकते हैं आप? IMS BHU का उठा कर, मेरे को सुपरवाइजर खुद डॉक्टर SK सिंह सर थे, जो डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट के मतलब डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर SK सिंह, उनके अंडर मेरी PhD है। तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी वाले भी मेडिकल के फील्ड में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आप सोशल साइंस के लिए आप SPSS नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपका वेरिएबल साइकोलॉजी का है, आपने मेडिकल टर्म के कुछ वेरिएबल लिया और आपने लगाया, तो आप कर सकते हैं। इसीलिए MBA वाले जो आकर के हमारे यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है हमारे यहाँ, तो OB, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर वो टॉपिक उस फील्ड में जाकर के करते हैं तो उनको MBA जो है उनको PhD की डिग्री यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मिल जाती है। इसी तरह सोशियोलॉजी वाले साइकोलॉजी में भी कर सकते हैं। आप सोशियोलॉजी के हैं लेकिन वेरिएबल साइकोलॉजी के लीजिए, देखिए आपकी PhD आसान, मतलब जो आप कर रहे हो सकती है, या मेरे बातों को आप भी समझ सकते हैं। म्यूजिक वालों के लिए मैंने एक रास्ता बताया, आप एक छोटा सा रिसर्च पेपर कर सकते हैं। तो देखिए GSQ हमने डाल दिया है, यही आइटम लीजिएगा, इसके लीजिएगा आप मेंटल हेल्थ के। कौन है म्यूजिक का यहाँ पे? हाँ ठीक। तो ये देखिए मेंटल हेल्थ हमने मेजर कर लिया, ये GSQ ही है, मेंटल हेल्थ मेजरमेंट इन्वेंटरी। अब हम जाते हैं ग्रुप पे। आप जो म्यूजिक और नॉन म्यूजिक लिए, ये ग्रुप हो गया, आप यहाँ पे डालिए और इस ग्रुप को स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ पे डिफाइन ग्रुप 1 में आपने म्यूजिक को लिया है, म्यूजिक दीजिए, ग्रुप 2 में नॉन म्यूजिक वाले हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये आ गया आपका मीन। ये नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल दिया है ना, ये GSQ और उसको लेकर के, बट आ जाएगा यहाँ पे मीन आपका, क्योंकि अभी ग्रुप मैंने क्लिनिकल लिया है और मेरा जो GSQ था, GSQ जबकि क्लिनिकल और वो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पे मैंने नहीं लगाया था। तो आपका करने का मतलब ये है कि आपको ऐसे ही जाना है, एनालाइज में जाना है और अपनी वेरिएबल जो मेन है उसको वेरिएबल में एंटर करिए और बाकियों को जो ग्रुप है उस ग्रुप में एंटर करिए, तो आपका मीन निकल करके आ जाएगा। GSQ क्या होता है? जनरल हेल्थ क्वेश्चनर, जो मेंटल हेल्थ को मेजर करता है। मैम उसमें ग्राफ्स वगैरह भी कर सकते हैं? हाँ ग्राफ भी हो सकता है। अभी एनालाइज में मैं गई तो थी। हम उसका वो बता दीजिए फंक्शन, कहाँ से करें? अब हम क्या रिग्रेशन बताएं? हम रिग्रेशन नहीं समझ में आने वाले हैं किसी को, ये तो मैं पक्का बता सकती हूँ। PP प्लॉट इसी में तो होगा। बता दीजिए। तो नहीं है, जैसे आपने कहा ना इनसाइट वाला, जब आगे करेंगे तो हाँ ये एग्जैक्टली, अब सर को बातें नहीं समझ में आ रही है धीरे धीरे इनसाइट, क्योंकि सच में मैं कह रही हूँ अगर इसके थ्रू मैं नहीं गई होती तो ना मुझे लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि इनको साइकोलॉजी का सब बता, लेकिन म्यूजिक का हमने एग्जाम्पल दिया। अब कोई सोशियोलॉजी का भी है जो सोचा है। अब मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, मैं अपना काम बंद करती हूँ यहाँ पे। कोई टॉपिक बताएं जिसमें आप PhD करना चाह रहे हो, सोशियोलॉजी में कोई बताएं वेरिएबल। मैं उन्हीं के प्रॉब्लम पे मीन और एसिडिटी बता रही हूँ। प्रोपोज टॉपिक बताएं आपको अपने PhD का, जो आप अपने इसमें दिखाया था इंटरव्यू में। मैम और भी बहुत से सब्जेक्ट्स। हाँ और सोशियोलॉजी कुछ और आप बताएं सर अपना। मैम डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज। क्या आपका प्रोपोज था? इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न वॉरफेयर। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर। अच्छा उस पे था। Yes, ma'am. उसमें आपने क्या देखना चाहा, मतलब कैसे क्या सोचा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या लिया ऐसा है? कुछ होगा नहीं मैम। अभी आपने प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिना लिए चले गए थे इंटरव्यू में। अच्छा ये मतलब रिसर्च प्रपोजल जब बनाते तो कहाँ तक हमें जाना चाहिए? मुझे ही जाना चाहिए। सजेशन तक जाना था। सही बोल रहे हैं, मतलब पूरा मेथड का उसको बताना पड़ता है उसमें। एस्टिमेटेड आउटकम्स तक भी जाना चाहिए, है ना, कि क्या अनुमानित रिजल्ट आएगा। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो पहले आ गया कि ये आप लगाएंगे और ये आपका अनुमानित रिजल्ट परिणाम होगा। तो आप कह रहे हैं कि हमने नहीं सोचा था क्या लगाना है। और कोई? हाँ मैडम जी। हाँ बताएं। मथुरा की मूर्ति कला है वस्त्र आभूषण एवं केश सज्जा का कलात्मक दृष्टि से अध्ययन गुप्त काल से मौर्य काल से गुप्त काल तक। ये मेरा टॉपिक मतलब बताना मुझे क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। इधर से जो निकल रहा है मैडम। हाँ तो आपका बताइए इसके बारे में। नहीं आप फिर से बताएं। अभी वो मोबाइल में देख के बता रहे हैं, आपको टॉपिक भी नहीं आता। मोबाइल को छोड़ देते हैं। ये तो हमें बता दिए ना। अच्छा सर ठीक है, ये बताइए आप क्वालिटेटिव डेटा है, मैं समझ रही हूँ क्वालिटेटिव डेटा है,
हाँ आप बताएं। मैम मैं जो रिसर्च करना चाह रहा हूँ वो जो एनसीसी के बच्चे हैं उनका एसएसबी में जो क्वेश्चन टाइप ट्रेड्स हैं उसका क्या प्रभाव होता है, तो इसमें मैं एक कंट्रोल ग्रुप एक नॉन कंट्रोल ग्रुप रखना हाँ। चाहता हूं। तो इसमें हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं ऑफ कोर्स कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ग्रुप और नॉन कंट्रोल ग्रुप ले आना चाहिए। किसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं किस पे? मैम जो क्वेश्चन टाइप ट्रेड्स हैं उनका इम्पैक्ट ये 5 फैक्टर है। न्यू 5 बिग Big five। फैक्टर तब तो आप आ गए सर साइकोलॉजी में, तब आप तब कैसे नहीं समझ में आ रहा? पता नहीं इतनी समझ में नहीं नहीं, आप 2 ग्रुप लेना चाह रहे हैं तो बस आप न्यू 5 क्या जो इन्वेंट्री बता रहे हैं उस पर डेटा लीजिए उनका, जो मैंने ये बताया एनालिसिस में एनालाइज वाले आइकन्स पे जाइए, कंपेयर में आप इंडिपेंडेंट सैंपल, क्योंकि इंडिपेंडेंट है दोनों ही ग्रुप अलग अलग हैं। आप ये जो GSQ है आप अपना न्यू 5 वाले पे डेटा ले लीजिए, उनसे पूछवा लीजिए कि आप भरिए, वो भर देंगे। उसमें वो सहमत असहमत 5 या 3 पॉइंट स्केल होगा, आप उनको मार्किंग भी दिए होंगे कि 1 2 3 4 5। तो जिस 1 मिनट जिस पे वो टिक किए होंगे 1 पे किए होंगे तो 1 वाला यहाँ कमांड दीजिए, 2 पे किए होंगे तो 2 मतलब डेटा एंट्री कर लीजिए आप, फिर कंप्यूट वेरिएबल में कंप्यूट कर लिया। अब आपको मीन कैसे निकालना है, उस आइटम उस स्केल पे जो आपका डेटा है उसको आप लीजिए, यहाँ GSQ टेस्ट वेरिएबल व्यू में रखिए, और जो आपका ग्रुप होगा, जो आपने ग्रुप लिया था ना NCC और एनसीसी के बच्चों के लिए। हाँ 2 ग्रुप है आपके, हाँ। तो यहाँ ग्रुप को डिफाइन कर दीजिएगा यहाँ पे कि ग्रुप टर्म यूज कर दीजिए। आपके ग्रुप करने में लगा मेरा ग्रुप भी खत्म हो गया आइटम से, यहाँ पे हाँ डिलीट हो गया। ग्रुप लीजिए आप 1 और 2 कर दीजिए, ग्रुप 1 NCC और ग्रुप 2 नॉन NCC वाले है ना, कुछ ऐसा ही जो भी होगा आपका एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ पे ले आइए उस ग्रुप को और ग्रुप डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो मीन SDT सब का कमांड दीजिए, ओके कर दीजिए, आ गया टी। अब कहाँ मोबाइल में लेकर के उसको मीन निकालना है, SD निकालना है, या फिर बैठ करके वो सारे क्वेश्चन है कि आइटम को जोड़ रहे हैं बैठ के, अरे बोलना मत भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हम अभी मीन कर रहे हैं फिर थोड़ा टी निकाल रहे हैं, देखिए कितना समय लगता है। तो आपका हो गया। आपका सब्जेक्ट क्या है? मिलिट्री। देखिए मिलिट्री साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, सोशियोलॉजी का सॉल्व हो गया इससे, म्यूजिक का भी मैंने एक आइटम बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, और भी अगर आप बताते हैं अपनी स्टडी तो आपकी भी प्रॉब्लम। अब और कोई सब्जेक्ट वाले जो बताया कि कैसे हम SPSS अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं? मैं दोबारा बोलूं? आप सर आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आपने क्या प्रपोजल बनाया था, आप अपने प्रपोजल बता दीजिए तो हम बताएंगे। बताया कि मांगा नहीं गया था? नहीं ना। इंटरव्यू में नहीं कि आप क्या करना है? बट इस समय जब हम ये पूछा था कि आप ये किस विषय पर करना चाहते हैं, तो वो पे बता दिए हम पहले। अगर मैं होती, मैं एक्सपर्ट पैनल को नहीं कर रही, मैं होती तो पहले प्रपोजल, क्योंकि प्रपोजल क्या होता है, आउटलाइन कि आप PhD में जो करना है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरव्यू का मेन मोटो क्या होता है, जो डिमांड होती है, मतलब डिमांड और प्लस किसको मैच करते हैं, एलिजिबिलिटी। हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट ये है, हमें चाहिए ये। कभी कभी बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड वो भी रिजेक्ट होते हैं, ये आप बहुत सुने होंगे। हाँ मेरा भाई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कई प्लेसमेंट में गया तो उसको सिर्फ ये कि आप मेरी कंपनी के लायक नहीं है सर, सॉरी यू आर हाईली क्वालिफाइड, मतलब मेरे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी और टैलेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो कई जगह से रिजेक्ट हुआ, और सच में इन फ्यूचर बेस्ट कंपनी आई, उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ और सेटिस्फाइड है आज। तो क्योंकि मैं यही बताना चाह रही थी कि इंटरव्यू जो भी होता है, तो अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो क्या आप में PhD रिसर्च करने का टैलेंट है? वो टैलेंट कैसे चेक होगा? आपको PhD में जो करना होगा उसके थ्रू हमें करा करके ट्रायल लेते हैं, एक रिसर्च प्रपोजल बनवाया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या वेरिएबल है, क्या प्रॉब्लम है, और क्या आप प्रपोज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है और डेटा रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर इतना पूछ दिया जाए और आप बता दें तो मतलब आज ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आती। साइकोलॉजी वालों को हुआ था, इसीलिए तो साइकोलॉजी वाले बच्चे बैठ के रिप्लाई भी, हम आपको कम नहीं कर रहे, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हम हर फील्ड का नॉलेज, हम जब तक हम PhD नहीं किए हम नहीं जानते PhD के बारे में, लेकिन अगर हमारे सामने वो रिक्वायरमेंट रख दी जाती कि आपको यहाँ तक करके आना है तो हम करके आते, उस प्रोसीजर से गुजर करके अगर यहाँ तक आए होते तो आज ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो यही अब सोच लीजिए, अब कमर कस लीजिए आप लोग कि ये यहाँ से भाग नहीं सकते एनालिसिस क्वेश्चन से, और ये करना है। इसीलिए मैं जो इनसाइट वाली बात कर रही थी कि इतना सीखे होंगे तो
जब एनालिसिस करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैम ये तो बात रही डेटा एनालिसिस की, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटेटिव स्टडीज करना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, जैसे कंटेंट थीमेटिक? एक तो एटलस भी होता है शायद, हाँ? एटलस हाँ। लेकिन एक आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर फील्ड का मीन मीडियन मोड तो निकलता होगा, तो भी नहीं निकलेगा। हेलो डिपेंड करता है आपकी स्टडी पर भी, है ना, कि क्या रिक्वायरमेंट है एनालिसिस, मतलब कहाँ तक स्टडी आपकी जा रही है। क्या हम कुछ लोग केस स्टडीज कर रहे हैं, हाँ। तो केस स्टडीज में अगर उन्होंने नॉर्मली किसी से ऐसे लिखवाया है, कुछ ऐसा करवाया, तो जो उनका जो कंटेंट आता है, हम उस कंटेंट को ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर में क्यों डालेंगे उसमें? नहीं मैम, ऐसा सुना कुछ है। ह्यूमन बीइंग भी तो करता है ना। हाँ, कुछ लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पर भी कुछ सॉफ्टवेयर जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टैटिस्टिक्स का, तो मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने ये सुना है कि वो एटलस कोई सॉफ्टवेयर है, क्या है, टीएटी वगैरह का भी उसमें हाँ, वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनकी उस स्टडी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है जिसके लिए उनको जरूरत पड़ती है। बाकी तो ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, या आप क्वालिटेटिव, जैसे कि मान लीजिए कि एक होता है, मैं एसपीएसएस मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का एक बेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, जिसको एसपीएसएस की जरूरत है, जिसको नहीं है। एक हुआ कि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, बातें नहीं, इंटरव्यू के बेस पे। एक होता है हम रिटन टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट आपका क्वांटिटेटिव का बेस्ट एग्जांपल। रिटन करके आया तो बच्चा नंबर पाया है, नंबर मार्क्स पाया है, वो हमारे लिए एक बेस्ट क्राइटेरिया बन गया है सिलेक्शन का। और अगर बच्चा इंटरव्यू के थ्रू आया है तो हम जानते हैं, मतलब उसने क्या कंटेंट बोला, हम कैसे एनालाइज किए उसको, कंटेंट एनालिसिस। मतलब क्वालिटेटिव डेटा में जो डेटा आया वो एक्सपर्ट के ऊपर है कि आप वो उसकी एनालिसिस कैसे कर रहा है और अपने रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। सिलेक्शन उससे भी हो रहा है, सिलेक्शन इससे भी हो रहा है, लेकिन फेयर सिलेक्शन मान सकते हैं वो भी फेयर ना हो, ये भी फेयर हो, हम यहाँ ये डिबेटेबल टॉपिक पे नहीं आएंगे। बट आपका जो इंटरव्यू में जो सिलेक्शन हो रहा है, जो एक्सपर्ट कर रहा है आपसे कुछ प्रश्न सवाल पूछकर, वो किस पे डिपेंडेंट है? टोटली एक्सपर्ट पे, कि वो क्या चाहता है, वो क्या उम्मीद लगाया है, या वो आपके आंसर से उसको क्या मिला है। तो ये डिपेंड करता है एक्सपर्ट पे, और एक्सपर्ट में भी वो कितना ट्रेंड है, कितना क्वालिफाइड है, कितना जिस चीज़ के लिए बुलाया गया हो उसके लिए वो एलिजिबल है। तो क्वालिटेटिव डेटा में भी ऐसे ही आप लोग डेटा कलेक्शन लेते होंगे तो पूछते होंगे, करते होंगे। भाई हर इंसान अपने ही सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, तो मैं अपने ही सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि आप पूछ करके डेटा भरवा, वैसे म्यूजिक में कैसे आप लोग करते हैं डेटा एनालिसिस, मतलब कैसे आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आप उनसे गवा करके करते हैं या कुछ थियोरेटिकली भी करते हैं? कुछ बताएंगे तो मैं बताऊँ, शायद उसमें हेल्प कर सकूँ। जो परफॉर्मेंस बेस्ड है ना, वो तो मेनली म्यूजिक जो है मेनली परफॉर्मेंस बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में एक न्यूमेरिकल वे या डेटा कलेक्शन किया, डेटा वर्ड यूज किया। आप लोग नहीं लगता डेटा कलेक्शन कुछ एज इट इज करते होंगे? आप लोग अपने ही मतलब अपने फील्ड के रिसर्च के बारे में आप बताइए, ताकि मैं कुछ बता सकूँ। किसी आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में, उन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे क्या किया, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनके जो शिष्य हैं उनसे बात करते हैं इस तरीके से। तो क्या पहुँचते, रिजल्ट में क्या पहुँचते हैं कि बहुत से अच्छे हैं, मतलब उनका जो भी काम है, म्यूजिक में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाँ म्यूजिक में बेसिकली उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या क्या मटेरियल म्यूजिक के फील्ड में नया क्या वो लेके आए, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखा ये किस पे गया, टोटली एक्सपर्ट पे। उसने कितने डीपली इंटरव्यू लिया, कितना डीपली उस फील्ड का रिसर्च किया, स्टडी किया, और वो क्या निकाल कर ले आ रहा है। मतलब रिसर्चर, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द रिसर्चर और उसके सुपरवाइजर पे कि आप एनालिसिस कैसे करें। मैंने वही ना एग्जांपल दिया एक रिटन टेस्ट का और एक इंटरव्यू का, तो फिर सच में आप लोगों को एसपीएससी एनालिसिस क्वालिटेटिव, हाँ मेजरली क्वालिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव। फिर इसी तरह से पोएट्री या जो हिंदी या इंग्लिश में भी लोग करते हैं शायद ना, किसी पोएट के जीवनी पे, उनकी पोएट्री में, तो उसमें सच में नहीं है ज़रूरत है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। लेकिन बेसिकली जो सोशल साइंस, मैनेजमेंट, इवन, हाँ आप बताएं। मैं मास कम्युनिकेशन से हूँ। हाँ
ये हमारा विषय है कि जो डिजिटल क्रांति है इसका प्रभाव जो है समाचार पत्रों पर क्या पड़ा है? किसका? समाचार पत्रों पर डिजिटल क्रांति। अच्छा, डिजिटल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ऑन हिंदी समाचार पत्र। हिंदी समाचार पत्र। हाँ, तो इसमें हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं? डिजिटल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है समाचार पत्रों पर? तो जो डिजिटल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस पर्सन है, आप उसको लेंगे, आप अपना टारगेट सैंपल बताएं किस पे कर रहे हैं? जी, पहले तो हमारा न्यूज़पेपर है। हाँ, कानपुर के प्रकाशित प्रमुख 5 अखबार हैं। हाँ हाँ। उसके बाद उनसे वहाँ काम करने वाले लोग, वो विभिन्न एज ग्रुप के हैं। हाँ हाँ। और उसके अलावा जो है उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पाठक, वो भी जो है 18 से ऊपर है, 18+। ये मेरा। तो आप कैसे, मतलब डेटा आप कैसे ले रहे हैं? मतलब आप अपना रिसर्च कैसे कर रहे हैं? जा के पूछ के कर रहे हैं? प्राइमरी टूल्स क्या है? टूल्स, इक्विपमेंट या टूल्स? पहले तो ये कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितना एक्सेप्ट किए हैं, किस लेवल पर, उसका एनालिसिस है। उसके बाद अगर किसी ने अखबार ने जितना किया है तो उस प्लेटफॉर्म का उनसे जुड़े पाठक कितना यूज़ कर रहे हैं, वो एनालिसिस है। तो ये बताएगा कि क्या करना चाह रहे हैं। मतलब सबसे पहली बात तो जब तक हम आपका प्रपोजल नहीं समझेंगे, है ना, आपके फील्ड में कि आप डेटा कैसे ले रहे हैं, इक्विपमेंट कैसे कौन सा ले रहे हैं, जा कर के पूछ रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चनर। क्योंकि डेटा कलेक्शन के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें इंटरव्यू भी हो गया, केस स्टडीज भी हो गया, वो भी हो गया, क्या बोलते हैं, जा करके भी पूछना, टेलीफोन से भी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? इनका जो प्रपोजल है, मुझे जितना समझ में आया कि जैसे पहले लोग न्यूज़पेपर्स लेते थे और पढ़ते थे, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो अभी स्पेशली कोरोना के टाइम पे या डिजिटल में शिफ्ट हो गई, तो उससे उनकी जो सेलिंग होगी, जैसे न्यूज़पेपर्स की सेलिंग है, तो ये जो कह रहे हैं कि हम उनकी मान लीजिए कंपनी से या जैसे भी क्वेश्चन आया या मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे उनसे कि उनकी सेल्स में कितनी कमी आई है। और जैसे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं न्यूज़पेपर्स के, तो वो भी वो बताएंगे कि ये चीज़ मेरी इतने परसेंटेज बढ़ गई है और ये वाली चीज़ें मेरी इतनी परसेंट कम हो गई है। ये इस टाइप। हाँ, तो अगर उसमें भी एनालिसिस पोर्शन अगर लग रहा होगा, कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता है, तो आप समझ रहे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इवन मीन SDT, वो भी SPSS से हो रहा है। चाहे तो मैनुअली भी कर सकते, बट मैनुअली आप 10 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का, अधिक से अधिक 100 का एक्यूरेसी के साथ कर सकते, बट उसके बियॉन्ड जब जाएंगे तो कर तो लेंगे लेकिन बहुत इनएक्यूरेट होगा और टाइम टेकन होगा। तो बेसिक जिसके भी फील्ड में बेसिक स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता, मीन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, मीन SDT, वो SPSS यूज कर सकते, आपने डेटा को फिट किया और कर लिया है, कोई प्रॉब्लम। किसी के भी फील्ड में आप बाउंड नहीं कर सकते कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले SPSS, बट डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या कुछ पोर्शन है ऐसा जिसमें उनको ये चीज़ भी चाहिए, कुछ आंकड़ा भी चाहिए। मान लीजिए आपको काउंट ही करने की आवश्यकता हुई कितने लोग और उनका एवरेज, कि मतलब औसत कितने लोगों ने पढ़ा है, तो औसत भी निकालेंगे तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैम, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पार्ट आ सकता है। हाँ, वो भी आ सकता है, गूगल फॉर्म्स। हाँ, ये नेचर डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे कि आप प्रपोजल कैसा लिए हैं, कैसे क्या किए। तो बस आप रहने दें, क्या भी कुछ पूछना है? मैम, आपने वैसे सही बताया था, एटलस और एनवीवो करके सॉफ्टवेयर हाँ, हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए है। और मैं ये कहना चाहूँगी, एनडी फील्ड की बुक आप लोग नोट कर, AND में मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में दे दूँगी, मैं डेस्कटॉप पे भी पढ़ा, ANDY, एनडी फील्ड। अब अगर नेट आपका वो चल रहा हो, हाँ अभी चल रहा है, ड्राइव है तो ले सकते हैं। ये एनडी फील्ड की बुक है ना, मैं अभी ओपन कर रही हूँ। हम एक आप मेल कर दीजिए तो ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ ना आप लोगों को। नहीं मैम, आप उसमें क्या कहते हैं, मेल कर दीजिए। मेल भी कर सकते हैं। एनडी आप नाम नोट कर देखिए, खुला हुआ, बातें नहीं। ये बुक इतनी अच्छी है, इस बुक को मैं तारीफ क्या करूँ कि अगर प्राइमरी का भी बच्चा अगर ओपन करता है तो वो लाइन बाय लाइन वो इतना इजीली इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आपको किस आइकॉन्स पे जाना है, कहाँ जाना है, और जो टैब खुल करके आ रहा है वो जो डेटा वो क्या बता रहा है, और कोई भी स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज करनी है,
तो देखिए डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स, इसमें ये है राइटर का नाम, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बातें नहीं करिए आप लोग। डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग SPSS सेकेंड एडिशन, ANDY field FIELD। हाँ सेंड भी कर सकते हैं। ANDY field, ये ओरिजिनली बहुत कॉस्टली है, इसलिए इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास थी। अब आप इसमें खुद ही देखिए, एक ये है और दूसरी बुक नोट करिए निकोला ब्रेस की, NICOLA BRACE ब्रेस, निकोला ब्रेस। ये है SPSS फॉर साइकोलॉजिस्ट, अ गाइड टू डेटा एनालिसिस यूजिंग SPSS। SPSS कर सकता निकोला ब्रेस, NICOLA BRACE। निकोला ब्रेस मेन ऑथर है, सब ऑथर है रिचार्ड कैम्प एंड रोजमेरी सिंगलर। उनका नाम है SPSS फॉर साइकोलॉजिस्ट। मैम ये सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? ये तो मेरे पास जेरोक्स मटेरियल है, जब मैं PhD में थी BH में तो मुझे प्रोवाइड कराया था टीचर्स ने। तो मैम अगर आप इसको शेयर करें तो हम लोग इसको PDF बना हाँ इसका आप ले सकते हैं। ND लोग कहते हैं कि इससे निकोला ब्रेस से भी ज़्यादा अच्छी है ये ND फिल्म। तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ इसको अब मैं अभी तुरंत कर सकती हूँ। मेल ID कोई दे तो शायद यहाँ ना, मैं घर जाके कर दूँ, जो मेल ID आपके पास उस पर कर दूँगी। मेरा नंबर आप ले करके हम दे देंगे आपको वहाँ। हाँ ये एक कोई जिसको भी जिसके पास जाएगा तो वहाँ पे शेयर कर देगा, तुरंत आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक, अभी मैं चाहूँ तो व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकती हूँ, बट यहाँ पे शायद वो ना आए। या एक बार याद दिला देना ना इस नंबर पर। ठीक है तो मैं क्लोज करूँ टैब। रिग्रेशन बताने वाले थे। हाँ रिग्रेशन बता रही थी मैम। हाँ तो आप लोगों ने कहा कि मैं हम लोग ये सब ज़्यादा अपना बता तो दीजिए, भले पूरी बातें सामने बट हटाया नहीं। देखिए रिग्रेशन पहले लगता था मल्टीपल रिग्रेशन। पहले आप थ्योरी समझिए। मल्टीपल रिग्रेशन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमको प्रिडिक्शन करना है किसी चीज़ के बारे में, पूर्वानुमान। न तो कोरिलेशन देखना है, न ही डिफरेंसेस चेक करना है, हमको क्या चेक करना है, प्रिडिक्शन। जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, बात अगर नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगी। जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब इंसान अपने जॉब से कितना सेटिस्फाई है, अपने जॉब में वो कितना सेटिस्फाइड है। ये चीज़ किन किन फैक्टर से गवर्न हो रही है, निर्धारित हो रही है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रिडिक्ट कर रहा है। जैसे कि हम अपने जॉब में खुश हैं, तो क्यों खुश हैं, ऐसा क्या फैक्टर है जो हमें खुश किए हुए हैं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन क्राइटेरियन वेरिएबल हो गया और 2-4 प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा जो प्रेडिक्ट करेगा उसके जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी वो अपने जॉब में कितना सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, रिग्रेशन एनालिसिस लगाएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो अपने जॉब में इतना खुश है तो कौन से फैक्टर हैं जो बता रहे हैं, नहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो उसको प्रेडिक्ट कर रहा है, उसकी खुशी का जो कारण बना हुआ है। तो हम इसमें 2-4 प्रेडिक्टर वेरिएबल लेते हैं। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर उसके जॉब का स्टेटस परमानेंट है या टेम्परेरी है, वो हो गया। फिर इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा, बहुत लोग जॉब इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है। और भी 2-4 फैक्टर, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस घर का, या अगर लेडी है तो घर में कितना सपोर्ट है। ठीक, ये सारे प्रेडिक्टर हो गए। तो अगर हमको रिग्रेशन लगाना होगा तो हम 2 ब्लॉक बने होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल क्राइटेरियन का और प्रेडिक्टर का। क्राइटेरियन में क्राइटेरियन क्या है, मतलब DV, जॉब सेटिस्फैक्शन, और प्रेडिक्टर में ये सारे प्रेडिक्टर्स डाल देंगे। ठीक, कमांड देंगे रिग्रेशन का, वो आ जाएगा आउटपुट। तो वो क्या बताएगा, बेस्ट प्रेडिक्टर, कि इनके जॉब सेटिस्फैक्शन का बेस्ट प्रेडिक्टर सैलरी है, वो बता देगा। क्योंकि जो हम डेटा भरवाएंगे तो जो सैलरी वाला क्वेश्चन होगा उसमें बहुत ज़्यादा यस किए रहेंगे वो।
हाँ सैलरी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सैलरी होती है तो मैं जॉब तभी इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि सपोर्टिंग इन्वायरमेंट नहीं है, बट सैलरी मेरी अच्छी खासी इसलिए मैं कर रही हूँ। एक ये हो गया, दूसरा मेरा जॉब परमानेंट है, गवर्नमेंट है तो मैं रिलैक्स हूँ, फ्री हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। तो एक ये दो फैक्टर जो है स्ट्रांगली प्रेडिक्ट करेंगे तो उनकी बीटा वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। बीटा वैल्यू अगर इन दो वेरिएबल या फैक्टर की आती है, इट मीन्स सैलरी को बेस्ट प्रेडिक्टर सैलरी का जो है जॉब सेटिस्फेक्शन का वो पर्सन की सैलरी और उसका जॉब स्टेटस है कि परमानेंट है या टेम्परेरी है। ठीक, तो ये हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। आप हर कोई मुझे लगता देखना चाहेगा कि कोरोना के समय में हमारे मेंटल हेल्थ पे इंसान जो बहुत परेशान था, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उसको ज़्यादा परेशान की हुई? उसका सोशल एनवायरनमेंट था, मतलब सोशल डिसकनेक्टिविटी, कि वो स्कूल जाता था, फ्रेंड्स के बीच मार्केट जा रहा है, शॉपिंग मॉल, शादी अटेंड कर रहा है, ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कि उसकी दो चार फैक्टर आपने बताया, फाइनेंशियल क्राइसिस, इस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब है। कि तीसरा और बताएं, मीडिया को डरा रही है। हाँ, मीडिया उसको खुद डरा रही है कोरोना का। हाँ नहीं ऑब्जेक्शन, लेकिन मीडिया किसी चीज को डराती नहीं है। अब आप लोग डिबेटेबल टॉपिक पे लग जाए। अब आप लोग डिबेटेबल टॉपिक पे लग जाए। सबसे बड़ा कोरोना तो मीडिया के समय आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जस्ट ये पूछा प्रेडिक्टर, अब मीडिया क्या करती है, छोड़िए मीडिया को तो हटा ही दीजिए। तो इकोनॉमिक क्राइसिस पहला हो गया, दूसरा था सोशल डिसफंक्शन, मतलब इंसान का सोशल अपना इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, और तीसरा एक और फैक्टर बताइए तो मैं आगे बढ़ूँ। आइसोलेशन वो भी सोशल में आ जाएगा। नहीं, कैरियर डिस्टर्बेंसेस, एजुकेशन या कैरियर जो डिस्टर्ब था। तो ये 3-4 फैक्टर लेते हैं। अब इसमें से बेस्ट प्रेडिक्टर कौन सा होगा? मेंटल हेल्थ को हमारा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्या किया है? फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर हम एसपीएसएस के थ्रू चेक करेंगे तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं, वो खुद कैलकुलेट करके बता देगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों वो बताएगा? क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ का जो क्वेश्चनर भरवाया था उसमें जहाँ जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात थी उन्होंने सबसे ज़्यादा टिक किया था, तो ना उनका रिस्पॉन्स उस पर ज़्यादा था। वो चीज़ हम क्या डिटेक्ट करेंगे? हम तो इंडिविजुअली करेंगे, एक एक इन्वेंट्री पे जाके। तो एसपीएसएस में जब हमने कमांड उनका डेटा फीड किया तो ऑटोमेटिकली से वो इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरा जो है कैरियर या एजुकेशन जो डिस्टर्ब था, वो 2 बेस्ट प्रेडिक्टर आ जाते हैं। तो एक हमारी स्टडी हो गई, गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं कि सर देखिए ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस और जो कैरियर या एजुकेशनल जो प्रोग्रेस है बच्चों का बाधित है, ये है बेस्ट प्रेडिक्टर, जिसको आपको एम्फेसिस देने की आवश्यकता है, न कि मीडिया को ले आकर के डराने की आवश्यकता। ठीक, तो अब रहने देते हैं। आज फ्यूचर में जब भी आप लोगों को डेटा एनालिसिस की आवश्यकता होगी तो गाइस प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक सकेंगे, एक डिस्कशन छोटा सा करना है मैम से बात करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग समय देंगे तो डिस्कस करके हम उन तक बात पहुंचा सकते हैं। ये इसको बंद करो। आवा मैम से बात करने के लिए